नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मध्य प्रदेश का। उपचुनाव के नतीजों से गदगद चाचा और भतीजे की जोड़ी एक बार फिर मैदान में है। 5 साल बाद दोनों सियासत की दीवार गिराकर एक साथ आ गए हैं। शिवपाल यादव ने प्रसपा का सपा में विलय कर दिया। भतीजे ने भी चाचा के चमत्कार को नमस्कार कर लिया है और साथ मिलकर 24 का चैलेंजर प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि चाचा को भतीजे अखिलेश क्या जिम्मेदारी देंगे, कब जिम्मेदारी सौंपेंगे। इस पूरे मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। बहू डिंपल ने बना दी चाचा भतीजा की जोड़ी। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया। हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा। चाचा भतीजा मिलकर 2024 की करेंगे तैयारी। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया। वही चाचा के चमत्कार को नमस्कार। 2024 का चैलेंजर प्लान तैयार। हम लोग एक रहेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी से निभाएंगे। छोटे नेताजी कब देंगे चाचा को बड़ी जिम्मेदारी। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। शिवपाल को क्या सौगात देंगे अखिलेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो चाचा के साथ 24 का चैलेंजर प्लान। उपचुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आए। चाचा भतीजे की जोड़ी के चलते विपक्ष धराशायी हो गया। शिवपाल के बूते मैनपुरी में डिंपल यादव को रिकॉर्ड जीत मिली। 2024 में इसी जीत को दोहराने का प्लान अब बन रहा है। 5 साल बाद एक बार फिर से चाचा भतीजे एक साथ आए हैं। शिवपाल अखिलेश मिलकर भाजपा से मुकाबला करेंगे। प्रसपा का शिवपाल यादव ने सपा में विलय कर दिया था परिणाम आने के ठीक पहले। और शिवपाल के आने से क्या क्या फायदे हैं ये भी आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत हुआ। राजनीतिक अनुभव का फायदा मिलेगा जो मैनपुरी में मिला है। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी जो अभी तक 2 धड़ों में बंट गई थी। परिवार की एकता से जनता को बड़ा संदेश गया है और 2024 की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। यादव लैंड में पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये फायदे हैं और इन सब के बीच ये चर्चा जरूरी है कि अभी तक तो केवल साथ था, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब एक जिम्मेदार भूमिका में शिवपाल यादव आ जाएंगे तब पार्टी कितनी मजबूत होगी और ये भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती देगी। और 2024 का जो समीकरण है क्या वो नए सिरे से अब गूंथा जाएगा। चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, प्रशांत वशिष्ठ जी, प्रवक्ता भाजपा, और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले इस एकता को लेकर मनोज जी आपसे ही सवाल करते हैं। ये बताइए कि अभी तक तो एकता थी, उससे आप लोग बड़े उत्साहित थे, पूरा समाजवादी कुनबा उत्साहित था, उसका परिणाम भी दिखा। अब जब चाचा शिवपाल को जिम्मेदारी मिलेगी, पद मिलेगा, तब संगठनात्मक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कितनी अच्छी दिशा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। समाजवादी पार्टी को एक बेहतर दिशा में समाजवादी पार्टी पहले से ही है और चाचा के आने से, चाचा के एक हो जाने से, चाचा के हमारे साथ आने से समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से, चूंकि समाजवादी पार्टी का जो मूल है कि हर तरह के शोषण का प्रतिकार करना है, हर तरह के शोषण का विरोध करना है और समाज में समावेशी विकास के साथ ये उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदेश कैसे बने, इस देश में जो संवैधानिक समाजवाद का जो लक्ष्य है, सबको एक समान शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध करने का, उसी का रास्ता और प्रशस्त होगा चाचा के आने से और उसको पर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रशांत वशिष्ठ जी, जितनी खुशी समाजवादी खेमे में है, देखिए भाजपा के तमाम नेताओं की टेंशन इस एकता को लेकर तो दिखी है मैनपुरी के चुनाव प्रचार में भी। शिवपाल यादव जब एक बार फिर से पद निभाएंगे, पूरी पार्टी एक होकर चलेगी, तो क्या आपको लगता है कि जो समीकरण आप शिवपाल के अलग होने के जरिए साध रहे थे, उन समीकरणों को बदलना पड़ेगा, उन रणनीतियों को बदलना पड़ेगा और नए सिरे से आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी अब?
मत करो, आगे करो, आगे रखो। प्रशांत जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि शिवपाल यादव जब एक हो गए, उसका परिणाम मैनपुरी में दिखा। जब वो फुल फ्लेज पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर काम करेंगे तो क्या आप लोगों को रणनीतियों को थोड़ा बदलने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि शिवपाल के समाजवादी पार्टी में न होने का फायदा निश्चित तौर से मिल रहा था, लेकिन अब वो एक हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब की दोस्ती है। शिवपाल जी का और अखिलेश जी दोनों मतलबी लोग हैं और दोनों एक दूसरे से मतलब के लिए दोस्ती कर रहे हैं। जब अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी की सत्ता संभाली थी, तब अखिलेश जी ने चाचा को क्या कहकर किनारे किया था? उन्होंने कहा था कि चाचा शिवपाल की वजह से ही गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो है वो भारत समाजवादी पार्टी में घुसते हैं और चाचा ही शरण देते हैं गुंडे लोगों को। मुख्तार अंसारी को इन्होंने समाजवादी पार्टी। लेकिन प्रशांत जी, ऐसे बात करेंगे तो तमाम गुंडे जिनको आप लोग कभी कहा करते थे वो आपकी पार्टी में है, सपा जिनको गुंडे कहते रही होगी वो उनकी पार्टी में पहुंच जाते हैं। ऐसी तमाम हर दल में ऐसे लोग हैं कि आप पहले गुंडे कहते हैं और बाद में वो आपका शागिर्द हो जाता है। लेकिन अब तो प्रसपा का विलय भी हो गया, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी एक बार पूरा कर दूं मैं बात को। तो ये जो फिर अखिलेश जब सत्ता में आए, जब समाजवादी पार्टी की सत्ता संभाली, तो समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडे अपराधियों के बिना हम नहीं चल सकते। तो अब ये इकट्ठे हो जाएं या अलग अलग रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो चुनाव हुआ है जिसमें ये डिम्पल यादव चुनाव जीती है, इसका केवल और केवल एक कारण है, भावनात्मक जुड़ाव लोगों का वहां नेताजी के प्रति रहा है और इन्होंने किसी विकास कार्य पर जो है वोट नहीं मांगा। इन्होंने केवल और केवल नेताजी के नाम पर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वोट दीजिए, समाजवादी डिम्पल जी को जिताइए, नेताजी के सम्मान के लिए डिम्पल जी को जिताइए, इस प्रकार की भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया। अभी मेरे मित्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाना है। उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश वाकई बन चुका है। कहाँ ढूंढे आपका बेहतर प्रदेश? किसानों के पास खाद नहीं है, बेटियों को बलात्कार करके सड़कों पर फेंका जा रहा है, जो सड़कें बन रही हैं वो उसी दिन उधड़ जा रही हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण आपने खत्म कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोज रोज अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बुला करके पोषण करते हैं। तो आपका अच्छा और उत्तम प्रदेश कहाँ ढूंढे? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पत्थर तक चोरी हो रहे हैं और आपका बेहतर प्रदेश कहाँ ढूंढे? आपके घर ढूंढे। ठीक है, मनोज काका जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, कहाँ ढूंढे उत्तम प्रदेश? कहाँ ढूंढे आप बताइए। आज की खबर बोलिए। ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। समय आएगा, बोलिएगा। हो रहे हैं आपके ही चैनल पे अनेक बार ये खबरें प्रसारित होती हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, प्रशांत जी जवाब लेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन वीरेश जी, जो सवाल उठ रहा है कि शिवपाल के सपा में आने से क्या बदलेगा? झंडा बदलते हुए हमने देख लिया, पोस्टर पर उनकी तस्वीरों को आते हुए देख लिया, लेकिन फिर भी तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि बुनियादी तौर पर शिवपाल के सपा में आने से क्या बदलेगा, वो आप समझाइए। उनके गृह जनपद में तो आए दिन हत्याएं होती बिल्कुल, मनोज जी आ रहे हैं आपके पास। शिवपाल यादव के सपा में आने से संगठन बदलेगा, शिवपाल यादव के आने से तेवर बदलेगा, शिवपाल यादव के आने से स्ट्रक्चर बदलेगा, शिवपाल यादव के आने से सबसे ज़्यादा जो बदल चुका है वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बदला है। उनका उत्साह दुगुना तिगुना चौगुना हो चुका है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का असमंजस बदलेगा और कार्यकर्ताओं की दुविधा बदलेगी, नेताओं की दुविधा बदलेगी कि इनके यहाँ बर्थडे मनाएं कि उनका पोस्टर लगाएं, उनके यहाँ जाएं कि इनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें कि उस गली जाएं, इस गली जाएं तो वो नाराज, उस गली जाएं तो ये खुश। तो तमाम तरह की जो दुविधा, असमंजस, असंतोष, षड्यंत्र, साजिश, अविश्वास की जो भावना है वो बदलेगा। और जब इतनी बुराइयां बदलेंगी तो अच्छाइयाँ अपने आप प्रवेश करेंगी और जब अच्छाइयाँ प्रवेश करेंगी तो ये जो 6, साढ़े 6, 7 साल का अविश्वास की गहराई है जब वो पट चुकी है तो अब तो केवल मुनाफा मुनाफा और मुनाफा ही सामने आएगा। चाहे वो सकारात्मक रूप में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, वो समाजवादी पार्टी बदलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात बदली है वो मन बदला है, दिल बदला है। और दिल और मन जब बदल कर बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए यही सबसे बड़ी खुशी है, यही सबसे बड़ा उपहार है। मैनपुरी के जनादेश, मैनपुरी के रिजल्ट से भी बड़ा जो तोहफा है वो यही है। मैं तो यही समझता हूँ। मनोज काका से पूछ लीजिए।
जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपने सवाल ये उठाया कि स्वार्थ की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन राजनीति में कौन स्वार्थ की वजह से नहीं आता? अगर जितिन प्रसाद आए, अगर हेमंत विश्व शर्मा आए, सपा से भी कई लोग आए होंगे, बसपा से भी आए होंगे, जब आप उनको लेते हैं तो किस बदलाव को सोचकर आप लेते हैं? कुछ तो बदलता होगा, वही सपा में नहीं बदलेगा क्या? देखिए, इतना उत्साहित, अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी जीतें बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। ये एक उपचुनाव था जिन नेताजी की मृत्यु के बाद एक भावनात्मक जुड़ाव लोगों का बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया, जिसमें उन्होंने सफलता पाई है। कोई और इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो इनका जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और गुंडागर्दी जो इनका शासन 12 से 17 तक रहा है, वो जनता भूली नहीं है। जनता भूली नहीं है कि मैनपुरी से फतेहपुर तक की जो सड़क होती थी, वहां 100 महिलाओं की चेन छिपती थी महीने भर में, हर महीने एक हत्या होती थी। ये सब सत्य है जो बदल नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रकार का मैंने जैसे बताया कि जिस प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ होता था, वो आज हम 6 लाख करोड़ का बजट ने कर दिया है। तो रेवेन्यू जनरेशन किया है तभी हुआ है। 10,91,000 करोड़ की जीडीपी थी 2017 में, आज वो जीडीपी हम 22 लाख करोड़ से अधिक हमने लेकिन प्रशांत जी, आप सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग संगठन की बात कर रहे हैं कि किसी नेता के आने या जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं। मैं अवधेश जी जवाब देना चाहता हूँ। हेलो, ठीक है मनोज काका जी, नेताओं के आने जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, कम से कम आप जैसे ख्याति लब्ध पत्रकारों से मैं इतनी जरूर उम्मीद करता हूं, और एबीपी गंगा से जरूर उम्मीद करता हूं कि पोगापंथी करने वाले प्रवक्ताओं को न बैठिया। ऐसे लोगों को मनोज जी, क्या व्यक्तिगत आप क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अपनी बात रखने, आप अपनी ऊपर व्यक्तिगत आप क्या है, छोड़िए ना। तथ्य पे बात करें। कौन सा विकास किया उन्होंने? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? इन्होंने बता रहे हैं बेचारे कि 6 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश का बजट हो गया है। लेकिन 6 लाख करोड़ के उत्तर प्रदेश का बजट, जिस रिवर फ्रंट 27 किलोमीटर जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवा दिया, वो रिवर फ्रंट 100 मीटर अभी ये नहीं बना पाए हैं। जो लखनऊ में हमने जिस तरह का पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, लखनऊ में JPNIC जैसा संस्थान साहब बना है, और वो संस्थान की मरम्मत तक नहीं इनका 6 लाख करोड़ रुपए की बजट कर पा रही है। 6 लाख करोड़ रुपए के बजट से सड़कें ऐसे बन रही हैं कि कोई हाथ लगाए तो उधड़ जा रही हैं। 6 लाख करोड़ रुपए के से गंगा माँ साफ नहीं हुई। 6 लाख करोड़ रुपए से हर शहरों में जाम है, हर शहरों के सड़कों में गड्ढे हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, किसानों को खाद नहीं है। तो इनसे पूछिए कि 6 लाख करोड़ वाली बजट कहाँ ले जाते हैं साहब? उससे कोई समृद्धि, कोई विकास होता हुआ तो दिख नहीं रहा। अगर कहीं आप कोई काम कर रहे हो तो जरूर बताएं एबीपी गंगा को। चूंकि सरकार में आप हैं, आपको बधाई हो। और समाजवादी पार्टी के लोग कभी हतोत्साहित नहीं रहते। हम सिर्फ सरकार में रहना ही हमारी राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति, आपसे मैंने पहले ही वाक्य के संदर्भों में बताया कि हर तरह के शोषण का विरोध करना ही समाजवादियों का संकल्प है, और वो हमारी राजनीति। बिल्कुल। और जो सवाल हुआ है प्रशांत जी, इससे आपका जवाब लेंगे और वीरेश जी के पास जाएंगे और जानेंगे कि क्या वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिलने जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो 2024 का जो चैलेंजर प्लान है, उसमें शिवपाल और अखिलेश की एकता क्या बदलाव ला सकती है? वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप लखनऊ में हैं। मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक की जो सियासी हवा चल रही है, उसको करीब से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये जो बड़ी जिम्मेदारी की बात सामने आ रही है, कर अखिलेश यादव ने भी कहा कि शिवपाल को जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी में। किस तरीके की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या भूमिका मिल सकती है, इसको लेकर कुछ जानकारी निकल पा रही है क्या? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था कि शिवपाल यादव को भूमिका मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था चाचा बड़े हैं तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। 3 तरह की जिम्मेदारी का सामने आ रहा है। पहला, या तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है, और तीसरा राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। उनके कद और बड़ी जिम्मेदारी जो अखिलेश यादव ने कहा है, उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि वो प्रदेश के महासचिव तो बनेंगे नहीं, राष्ट्रीय सचिव तो बनेंगे नहीं। और रही बात अब बाकी जिम्मेदारी की, तो वो जिम्मेदारी बड़ी तो होती नहीं। उस लिहाज से जो कद है, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं तो राष्ट्रीय महासचिव रह सकते हैं, विपक्ष के नेता
रह चुके हैं तो विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ऐसी 3 जिम्मेदारियां सामने आ रही हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर अगर वो रहते हैं तो जिस तरीके से Y+ से सिक्योरिटी छीन के Y की गई, उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी चाचा को दे दूंगा, शिवपाल यादव को दे दूंगा। Z+ की सिक्योरिटी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को मिला हुआ है। सरकारी सिक्योरिटी NSU कमांडो हैं, तमाम कमांडो हैं और पुलिस हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी से कोई ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं है कि इधर से बांट के उधर दे दिया, जिसको चाहा उसको दे दिया। और ये समोसा नहीं, चाय नहीं है कि इसी यहाँ से उठाया उसको दे दिया, हम नहीं मुझे खाने का मन नहीं तो उनको दे दिया। तो उसके लिए एक रास्ता है। रास्ता ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव उन्हें बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो खुद विपक्ष के नेता की जो हैसियत होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत होती है। उससे 2 समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक समस्या का समाधान हो जाएगा कि Y+ की जो सिक्योरिटी मिलती है, एस्कॉर्ट मिलता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। विपक्ष के नेता के तौर पर वो सुरक्षा उनको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बेंगलो छीनने की बात आ रही है, उस पर समीक्षा की बात आ रही है। जो शिवपाल यादव को टाइप 6 का बेंगलो मिला हुआ है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर को टाइप 6 का बेंगलो मिल जाता है। वो बेंगलो जो सरकार ने दिया हुआ था वो भी नहीं छीनेगा, वो भी बच जाएगा। तो विपक्ष के नेता के तौर पर जो चीज़ उनसे छीनने की संभावना थी वो हो जाएगा। और एक मांग कार्यकर्ताओं की है कि जिस तरीके से छोटे नेताजी के तौर पर उन्हें बुलाया गया है अखिलेश यादव को, तो छोटे नेताजी यानी बड़े नेताजी मुलायम सिंह यादव शीर्ष की राजनीति करते थे, दिल्ली की राजनीति करते थे, बड़ी राजनीति करते थे। अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति करें और जो छोटी राजनीति है, प्रदेश की राजनीति है, क्षेत्रीय राजनीति है, जिले की राजनीति, यानी कि बहुत बड़े प्लान पर काम हो सकता है, तस्वीर सामने आ सकती है। प्रशांत जी, ये आपने सुन लिया वीरेश जी जो बता रहे हैं, तो एक बड़ी रणनीति, बड़ी टक्कर देखने को 2024 मिलेगी। ये तमाम चीजें सामने आ रही है। इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या? थोड़ा असर तो होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार का जहां तक प्रश्न है और समाज पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विचार का प्रश्न है, तो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करने वाले लोग हैं, अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं। हमारी सरकारें हो, हमारा कार्यकर्ता हो, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः और अंत्योदय की बात करता है, अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करता है, अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की बात करता है। तो इससे हम लोगों का काम है कि हम विकास करें और विकास कार्यों से अब जनता के हृदय में स्थान बनाएं। शिवपाल जी कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी सरकारों ने जनता के हृदय में बसने का काम किया है, जनता के हृदय को जीतने का काम किया है। ठीक है, जनता के हृदय को जीतने का काम कर रहे हैं। मनोज जी, वक्त का मैं ये बताइए कि जितनी संभावनाओं का जिक्र वीरेश जी ने किया है, ये जो जितनी चीजें हैं, इसको लेकर आप लोगों को कितनी मजबूती नजर आ रही है? किसी भी संभावना पर काम होता है तो कितनी बुलंदी मिलेगी पार्टी को? देखिए, पूर्व के संवादों में भी हम लोग कह चुके हैं और हम लोग इस को मानने वाले हैं कि एक पत्रकार को, एक स्वतंत्र पत्रकार को, एक कवि को, लेखक को अपने तरह से किसी भी विषय का विश्लेषण करने का उसका विशेषाधिकार है। वीरेश जी ने जो संभावनाएं बताई, उस सब संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बयान ऑलरेडी दे चुके हैं कि चाचा एक बड़े कद के नेता हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे वो सभी को सर्वमान्य होगा। सवाल ये है कि चाचा को कौन जिम्मेदारी मिलेगी, इससे ज्यादा जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो ध्यान करे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद कब मिलेगी। अभी शामली के किसान खून के आंसू बेचारे रो रहे हैं, उनके हजारों करोड़ रुपए गन्ना के मूल्य बकाया है, उनका भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कब करेगी? बेटियों की सुरक्षा कब मिलेगी? दलितों, पिछड़ों को टारगेट करके स्कूलों से, संस्थानों से उनकी नियुक्तियां करी जा रही हैं, जबरदस्ती रिटायर करा जा रहा है। तो उनको जो संस्थानिक रूप से भी दलित, पिछड़ा और बहुजन वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने स्वजाति लोगों को हर जगह। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि शिवपाल जी को जो मिलेगा, किसानों को खाद कब मिलेगी, बिजली कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा युवाओं को? प्रशांत जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले मुझे बोलने दिया जाए। मनोज काका जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बीच में ना बोलें। मित्र, कौन बोलने से आपको रोक सकता है? ठीक है मनोज जी, बोल लेने दीजिए, सुन लेते हैं। कोई बोलने से आपको रोक सकता है? आप तो मुकदमे करा देंगे, पत्रकार सच दिखाएगा तो उसे जेल भेजवा देंगे। किसी तरह की लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों का पालन आप करने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं आप। ठीक है मनोज जी, सुन लेते हैं। आपने जो सवाल पूछे जवाब ले लेते हैं। जी प्रशांत जी, एक मुंह दिया है तो काम किया, उसका संदेश समझिए ईश्वर का। वो कह रहा है कि 2 बार सुनिए, 1 बार बोलिए। आप 6 बार बोल के 1 बार नहीं सुनना चाहते तो सुन तो लीजिए।
बिल्कुल, तो ये सियासी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। उपचुनाव के नतीजों के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उपचुनाव के नतीजों के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की है और समीक्षा की बात की भी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी, खतौली और रामपुर में मैनपुरी और खतौली नहीं जीते, खासतौर से खतौली जो खुद ये बीजेपी की सीट थी, तो मंथन का विषय है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है, कब से मुलाकात चल रही है? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो तकरीबन 20 मिनट मुलाकात चली है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उनको उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के आए नतीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। रिपोर्ट भी सौंपी गई है कि आखिर खतौली जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वहां पे किन कारणों से बीजेपी की हार हुई है, क्या कुछ वजह रही है। वहीं अगर बात करें तो रामपुर को लेकर के भी रिपोर्ट सौंपी गई कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से वहां पे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया और आगे किस तरीके से वहां पे कार्य करने की जरूरत है, किस तरीके से जीत हुई। इसके अलावा मैनपुरी को लेकर भी रिपोर्ट सौंपी गई है कि क्या कारण रही वहां पे हार को लेकर के। ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी गई है और उनको बताया गया है कि क्यों 2 विधानसभा क्षेत्र में से एक विधानसभा क्षेत्र में हार हुई है और लोकसभा के उपचुनाव में क्यों हार हुई है, इन कारणों को बताया गया है। इसके साथ साथ पार्टी के आगे जो संगठनात्मक विषय है उनको लेकर के भी चर्चा हुई है और आगे की लेकर के रणनीति बनी है कि निकाय चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे कार्य करना है। शुक्रिया अविनाश, जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली है और तीनों जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम, उस पर चर्चा हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।